डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रीवियस लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन को देखा है। उसमें दो बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था पॉलीमर की। सबसे पहली जो बेसिस थी वो था उनके सोर्सेज की बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 टाइप में उनको क्लासिफाई किया है सोर्सेज की बुनियाद पर। उसके बाद हमने देखा है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने उनको जो पॉलीमर है उसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। आज के लेक्चर में हम दूसरी बुनियादों पर, दूसरी बेसिस पर क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं खास तौर से मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर पॉलीमर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरह से हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मोनोमर की बुनियाद पर उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर पॉलीमर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, मैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है पॉलीमर को ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। मैं इसके अंदर आपको इसका मैकेनिज्म भी बताने वाला हूँ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर किस तरह से पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। डियर स्टूडेंट, पॉलीमर को उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर जो पॉलीमर है, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर के, उनके दरमियान कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस टाइप का उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस टाइप की इनके दरमियान बंदिशें हैं, उसकी बुनियाद पर पॉलीमर को 4 जमातों में, 4 क्लासेस में दर्जबंद किया जाता है। सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है पॉलीमर की, वो होती है इलास्टोमर। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं आगे। जस्ट आपको याद रखना है कि मैं किस बुनियाद पर किस तरह से उसको क्लासिफाई कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर पॉलीमर को 4 जमातों में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है इलास्टोमर, ठीक है, जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है, इन्हें हम कहते हैं इलास्टोमर। नेक्स्ट होता है फाइबर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह पाया जाता है, इन्हें हम कहते हैं फाइबर। नेक्स्ट होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से कम भी नहीं होता है और फाइबर से ज्यादा भी नहीं होता है, यानी इंटरमीडिएट इनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। चलिए अब इनको डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉलीमर को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर 4 जमातों में क्लासिफाई किया जाता है। उसकी जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है वो होती है इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा वीक होता है। जिनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। इनके दरमियान वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। अब ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, एक लंबी जंजीर है और ये दूसरी लंबी जंजीर है पॉलीमर की, ठीक है। तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा वीक है। इनके दरमियान वंडरवॉल फोर्स इनके दरमियान है। अब जिसकी वजह से होता ये है कि जब हम इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इनको जब हम खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जब हम इनको खींचेंगे, तो खींचने की वजह से होता ये है कि इनके दरमियान की जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी और वो इस तरह से खींचे जाएगी। इनके दरमियान स्ट्रेचिंग हो जाती है, मतलब वो खींचे जाते हैं, ठीक है। और जब इनको छोड़ देते हैं तो छोड़ने की वजह से होता है कि कुछ क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से वापस अपने ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। तो जब इनको खींचा जाता है तो खींचे जाते हैं, और जब छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है उनको जब छोड़ दिया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया जाता है,
तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। इस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं इलास्टोमर। ठीक है, इनको इलास्टोमर, ये इनके अंदर जो इलास्टिसिटी आई है वो किस वजह से आई है, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से ही वो खींचे जाते हैं और वापस उनकी ओरिजिनल हालत में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान कुछ ना कुछ जो है क्रॉस लिंक इनके दरमियान पाई जाती है, जिसकी वजह से वो वापस उनकी हकीकी हालत में, उनकी ओरिजिनल स्टेट में, उनकी रियल स्टेट में वो वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरल रबर होता है, जो कुदरती रबर होता है, वो उसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह से जो सिंथेटिक रबर होते हैं, बूना एस, बूना एन, जो सिंथेटिक रबर है वो भी इसकी मिसालें हैं, क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। मॉलिक्यूल्स, जो रबर का जो मॉलिक्यूल होंगे उनके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से जब हम उनको खींचेंगे तो वो खींचे जाते हैं। आपने रबर को देखा होगा, जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो खींचे जाते हैं, और जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हो तो वापस उनकी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। इस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं इलास्टोमर। देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर पॉलीमर की जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अब वो है फाइबर। फाइबर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि इनके दरमियान या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान होगी या इनके दरमियान डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये एक जंजीर है, एक मॉलिक्यूल है पॉलीमर का। ठीक है, एक लंबा सा बड़ा सा मॉलिक्यूल का पॉलीमर है और ये दूसरा पॉलीमर का मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। या तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या इनके दरमियान डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इनके दरमियान होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, कलमी ठोस हालत में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में ये पाए जाते हैं। अगर आपने जो नायलॉन की रस्सियां देखी होगी तो ये नायलॉन की रस्सियां जो है ये फाइबर की एग्जाम्पल है। फाइबर जो पॉलीमर है इसकी एग्जाम्पल है। देखो, इनके दरमियान जो है ना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या इनके दरमियान डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो जो है जल्दी स्ट्रेच नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो जल्दी टूटते नहीं है ना, तो जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यानी वजन सहने की जो सलाहियत इनके पास है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इनकी मिसालें देखें तो नायलॉन 66 इसके एग्जाम्पल हैं, इसी तरह से पॉलिस्टर इसकी एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ओरलोन, जिसकी जो है ये जो ओरलोन है ये जो वूल होता है, जो ऊन है, उसका अल्टरनेट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसी तरह से सिल्क, ये भी जो है ये फाइबर की एग्जाम्पल है। देखिए, जो फाइबर होते हैं, ये जो पॉलीमर होते हैं, ये रेशो के फॉर्म में जब पाए जाते हैं, ठीक है, थ्रेड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर की उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर, अब वो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, दरमियानी होता है, ना ही बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है। इनको गर्म करके दूसरी शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। ठीक है, इनको आप रिसाइकल कर सकते हो, इनको आप मोल्ड कर सकते हो, कोई दूसरी शक्ल में आप इसको आसानी से ढाल सकते हो। ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब इनकी एग्जांपल्स को अगर आप देखोगे तो इनके एग्जांपल्स में आता है पॉलीथीन। ठीक है, अब वो चाहे हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो या लो डेंसिटी पॉलीथीन हो, दोनों ही इसकी एग्जांपल हैं। दूसरा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी वगैरह, इनके पाइप्स वगैरह आप जो देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पाइप इस्तेमाल करते हैं वो पीवीसी वगैरह के होते हैं। इसी तरह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पीवीसी के बनाए जाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनाए जाते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की एग्जाम्पल है। इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन,
आपने थर्मोकॉल वगैरह देखा होगा, इसे ये जो है पॉलीस्टाइरीन होता है। इसी तरह से टेफ्लॉन वगैरह, ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, पॉलीमर को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो टेफ्लॉन जो है ये पॉलीमर होता है जिसकी कोटिंग वगैरह के अंदर जो गाड़ियाँ वगैरह अगर आपने देखोगे तो टेफ्लॉन की कोटिंग जो है गाड़ियों के ऊपर की जाती है। साथ ही साथ जो नॉन स्टिक के फ्राई पैन होते हैं उसकी कोटिंग भी जो है टेफ्लॉन वगैरह की जाती है। तो ये जो पॉलीमर है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। इन्हें जो है गर्म करके इनको आप दूसरी शक्ल में आसानी से ढाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, हम गिरफ्त बंदिश इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। और ये इसी बंदिश की वजह से, ये स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। कि बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पास है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये जो पॉलीमर होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है कुकर के हैंडल वगैरह बनाने में, फ़ोन वगैरह बनाने में, जो टेलीफोन पुराने ज़माने के जो टेलीफोन आपने देखा होगा वो बनाने में, है ना। और दूसरे जो है प्लास्टिक के सामान, या अगर आप देखोगे जो बर्तन वगैरह होते हैं, इस तरह के जो है यूटेंसिल्स बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता ये है कि इनको आप गर्म करके दूसरी शक्ल में ढाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पास है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जब आप इसको गर्म करोगे तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा और वो जो है वापस फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि आप इसको, अगर आपने गर्म करके जो है इसको नरम करके कोई दूसरी शक्ल में आप इसको ढाल नहीं सकते हैं, मतलब इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। इसकी तैयारी के दौरान ही जब आप इसको जो है कोई शक्ल में ढाल देते हो, कोई शक्ल इसको दे देते हो, तो वो वही शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आप इसको फिर गर्म करके, जिस तरह से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं उसको आप गर्म करके नरम करके फिर दूसरी शक्ल में ढाल सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जब आप इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ोगे, गर्म करके तोड़ोगे, तो वो टूट जाएगा, फिर वो वापस फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से आप थर्मोसेटिंग पॉलीमर को कोई दूसरी शक्ल में वापस ढाल नहीं सकते हो। तैयारी के दौरान, उसकी प्रिपरेशन के दौरान जब आप उसको तैयार कर लेते हो, उसको कोई शक्ल दे लेते हो, तो वो वही शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनके दरमियान हम गिरफ्त बंदिश, कोवेलेंट बॉन्ड इनके पास पाया जाता है। इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है बैकलाइट। ठीक है, बैकलाइट अगर आपने देखा होगा, ये जो है कुकर के हैंडल वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल, जो कुकर देखे होगे उसका जो ब्लैक हैंडल जो होता है वो बैकलाइट का बना होता है। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, यानी जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो बर्तन बनाने के अंदर भी जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलीमर की क्लासिफिकेशन उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं पॉलीमर की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। देखिए, पॉलीमर की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जाती है मोनोमर की टाइप की बुनियाद पर। अगर आप देखोगे तो मोनोमर की टाइप की बुनियाद पर पॉलीमर को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन होती है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं, चलिए इसको भी हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें सेम टाइप के मोनोमर होते हैं। देखिए, पॉलीमर मोनोमर से तैयार होते हैं। अगर वो सबके सब मोनोमर एक जैसे हो, सेम टाइप के मोनोमर हो, तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलीथीन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो तैयार होता है इथीन से। जब बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीथीन तैयार होता है। तो पॉलीथीन के अंदर सिर्फ एक ही किस्म का मोनोमर है, वो कौन है, इथीन। ठीक है,
तो इथीन 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 आपस में बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ गए हैं, एक ही किस्म के मोनोमर है ना, एक ही किस्म का पॉलीथीन में एक ही किस्म का मोनोमर है, वो कौन है, इथीन। तो इथीन 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 आपस में जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार करेगी जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें एक ही किस्म के, यकसा किस्म के, सेम टाइप के मोनोमर पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, इसकी एग्जांपल आती है पॉलीथीन। इसी तरह से नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 नहीं बोल रहा हूं, ये बात याद रखेंगे, नायलॉन 6 अलग है और नायलॉन 6 अलग है। नायलॉन 6 जो होता है इसे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से तैयार किया जाता है। जब बहुत सारे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अमाइड लिंकेज के जरिए से जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसे हम कहते हैं नायलॉन 6। तो ये नायलॉन 6 में एक ही किस्म का मोनोमर है, और वो मोनोमर कौन सा है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, तो जब पॉलीमर में सेम किस्म के मोनोमर मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर। पॉलीथीन, ठीक है, इसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसकी एग्जांपल है, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और नायलॉन 6 इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है मोनोमर के टाइप की बुनियाद पर, वो है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर पाए जाते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर पाए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं कोपॉलीमर। मिसाल के तौर पर नायलॉन 6, देखिए यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 6, नायलॉन 6। देखिए नायलॉन 6 ये जो पॉलीमर है इसमें दो टाइप के मोनोमर होते हैं, एक होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन। डिटेल से हम देखने वाले हैं बाद में, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है। तो नायलॉन 6 इसमें दो टाइप के मोनोमर है, कौन कौन से, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे बैकलाइट, ठीक है, बैकलाइट भी जो है वो कोपॉलीमर की एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप के मोनोमर है, इसमें एक होता है फिनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब ये दो मोनोमर मुख्तलिफ जो है बंदिशों के जरिए से आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा जालीदार जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैकलाइट। ठीक है, इसके अलावा अभी डिफरेंट जो है एग्जाम्पल है वो हम आगे चलकर देखने वाले हैं। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो पूछा गया है हमारी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक है, जो सैंक्शन बुक है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफर टू द फॉलोइंग टेबल लिस्टिंग फॉर अ डिफरेंट पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव मोनोमर, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट वेदर इट इज कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। एक लिस्ट दी हुई है, आपको पहचानना है कि वो जो पॉलीमर है वो कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसे कहते हैं हम, अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं तो कोपॉलीमर और सेम टाइप के अगर मोनोमर है तो होमोपॉलीमर। चलिए देखते हैं, एक पॉलीमर है वो है पॉलीथीन, जो तैयार होता है सिर्फ इथीन से। ठीक है, इथिलीन या इथीन जो है उससे तैयार होता है। तो बताइए कौन सा पॉलीमर हुआ ये, बताइए, ये हुआ होमोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का मोनोमर इसके अंदर, सिर्फ इथिलीन ही इसके अंदर अब मौजूद है। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये तैयार होता है विनाइल क्लोराइड से। जब बहुत ज्यादा विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइए कितने किस्म के मोनोमर इसमें मौजूद हैं, सिर्फ एक ही किस्म का मोनोमर है, वो कौन है, विनाइल क्लोराइड। तो ये भी कैसा हुआ, बताइए, ये भी होमोपॉलीमर हुआ, है ना। नेक्स्ट पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, ये रबर है, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। बताइए कैसा, ये किस टाइप का मोनोमर, ये किस टाइप का जो है पॉलीमर है, होमोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही किस्म का मोनोमर है, वो कौन है, आइसोब्यूटाइलिन। तो ये भी कौन हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। नेक्स्ट है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ओवरलोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किससे तैयार होता है, इसका मोनोमर कौन है, इसका मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये भी एक ही किस्म का है, इसीलिए ये भी कैसा हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है
नायलॉन 6, जो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, नायलॉन 6 तैयार होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से। ठीक है, एक ही किस्म का मोनोमर है, इसीलिए ये भी कैसा हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। नेक्स्ट है नायलॉन 6 जो तैयार होता है, इसमें जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं हेक्सामिथिलीन डायमीन और एक होता है एडिपिक एसिड। दो तरह के मोनोमर इसमें है, एक है हेक्सामिथिलीन डायमीन और दूसरा जो मोनोमर इसके अंदर होता है वो होता है एडिपिक एसिड या एडिपेट, जिसको यहाँ लिखा हुआ है, ये एडिपिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये चूंकि दो जो है मोनोमर से मिलकर तैयार हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोपॉलीमर। क्या कहलाएगा, ये कोपॉलीमर कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है पॉलीमर है, इसको मैं लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ ताकि दिखें आपको, कोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट है बूना एस रबर। ठीक है, बूना एस रबर तैयार होता है 1,3-ब्यूटाडाइन से। ठीक है, ब्यूटाडाइन से तैयार होता है। और दूसरा जो इसके अंदर मोनोमर होता है वो होता है स्टाइरीन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन यानी ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से मिलकर तैयार हो, दो अलग अलग मोनोमर से ये तैयार हुआ है। इसका मतलब ये भी कैसा पॉलीमर हुआ, ये भी कोपॉलीमर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बात और आपको यहाँ जो है मालूम हो गई कि कौन से मोनोमर के जरिए से कौन सा पॉलीमर तैयार होता है, यानी कौन से पॉलीमर में कौन से किस्म का मोनोमर मौजूद होता है। ठीक है, देखिए पॉलीमर की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर, उनकी हयातियाती तनजुल पजीरी की बुनियाद पर। तो पॉलीमर को हयातियाती तनजुल पजीरी की बुनियाद पर, बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर पॉलीमर को दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका खुद भी नहीं जानता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको खाकर, सड़ाकर, गलाकर खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से ये माहौल से, एनवायरनमेंट से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे, ये पॉलीमर का जब आप इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल होने के बाद जब इनका ये जो है इनको आप फेंक दोगे, इस्तेमाल होने के बाद जब इसको फेंक दिया जाता है, तो जो खुद भी नहीं जानता, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से खाकर, गलाकर इनको खत्म कर देंगे। जिसकी वजह से होता ये है कि ये माहौल में, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन पैदा नहीं करते हैं, आलूदगी ये पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं, खुद भी नहीं जानता, इनको खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो ऐसे पॉलीमर जिनका खुद भी नहीं जानता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं और ये माहौल में आलूदगी, पॉल्यूशन पैदा नहीं करते हैं, ऐसे पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। हयातियाती तौर पर तनजुल पजीर पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को वैलेरेट। ठीक है, ये एक बड़ा सा पॉलीमर होता है, हम आगे चल के इसको डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, ये पॉलीमर को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये जो पॉलीमर है ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल पॉलीमर है, PHBV। इसी तरह से नायलॉन 26, ठीक है, मैं पहले बता दिया हूं आपको, नायलॉन 6 अलग है, नायलॉन 66 अलग है। अब ये जो है वो नायलॉन 26, ये एक तरह का पॉलीमर है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, ये भी जो है सड़ गल के खत्म हो जाता है और माहौल में पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर पॉलीमर की जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद भी नहीं जानदार, खाकर, गलाकर, सड़ाकर खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको खुद भी नहीं जानदार, इनको जो है इनका तज्जिया नहीं कर सकते हैं, इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में जैसे कि वैसे ही रह जाते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इसकी वजह से जो है माहौल में क्रिएट हो जाता है। अरे जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखोगे, पॉलीथीन है। ठीक है, पॉलीथीन की कैरी बैग जो है अभी फिलहाल बैन हो गई है। तो ये जो किस वजह से बैन हुई, इसी वजह से, क्योंकि ये माहौल में जो है ख़त्म नहीं होती थी, इनका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब आपने इसका इस्तेमाल कर दिया, फेंक दिया, तो क्या होता था, इसका जो है कचरा जो है क्रिएट होता, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते थे, पॉलीथीन का, वो फेंक देते थे।
अब वो सड़ती थी और ना ही गलती थी, ना ही खुद भी नहीं जाना इनको खाकर जो है ख़त्म करते थे, जिसकी वजह से होता ये है कि ये पॉल्यूशन पर पॉल्यूशन पैदा करते जाते थे ना, कचरा जो है का अंबार लग जाता था। तो ये जो पॉलीमर होते हैं ये कहलाते हैं बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल, जिसे हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। ज़्यादातर जो सिंथेटिक पॉलीमर जो इस्तेमाल किए जा रहे थे अभी तक वो बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल ही थे, है ना। लेकिन अब जो है साइंटिस्ट ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं कुछ ऐसे पॉलीमर पर जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल हों। जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको PHBV या जो है इसी तरह से जो नायलॉन 26 हैं, ये जो है इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई चीज़ बनाने में जो है इसको इन पॉलीमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये थी जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर, हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीरी की बुनियाद पर पॉलीमर को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। देखिए अभी तक हमने जो देखा है, जो प्रीवियस लेक्चर और अभी का लेक्चर, उसमें हमने क्या देखा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हूँ कि पॉलीमर को जो है क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट बेसिस पर, सोर्सेस की बेसिस पर जो पॉलीमर होता है उसे 3 क्लासेस में दर्जाबंद करते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें देखा था स्ट्रक्चर की बुनियाद पर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक था लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। फिर जो है आज के लेक्चर में हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर पॉलीमर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें हमने देखा था इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसके बाद हमने देखा है कि उनके मोनोमर की टाइप की बुनियाद पर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। उनकी क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से की जाती है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है और लास्टली हमने जो आज देखा है वो है उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर। बायोडिग्रेडेबिलिटी की बुनियाद पर 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो आज हमने इतने जो है पॉलीमर को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलीमर को उनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर, पॉलीमर साजी की बुनियाद पर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है और उनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।